यूपी के चंदौली से इस वक्त आ रही है, जहां पर हुई झमाझम बारिश। झमाझम बारिश के बाद में जल भराव की जो समस्या है वो भी लोगों के लिए परेशानी का सबब बन चुकी है। तो देखिए, बारिश आफत, गर्मी हो तो आफत, लोगों के लिए धूप और बारिश दोनों ही आफत का सबब बनी हुई है। एक तरफ जहां गर्मी के कारण से लोग हीट वेव से परेशान थे, अब बारिश के कारण से जल भराव से परेशान हैं। झमाझम बारिश के बाद में लोगों को इस गर्मी से निजात तो मिली, लोग राहत की सांस तो लेते नजर आए, लेकिन एक राहत मिली तो एक आफत, इस राहत के साथ ही आफत रही। झमाझम बारिश के बाद में जल भराव की समस्या। बड़ा सवाल ये है कि बार बार निगमों को जिम्मेदारी दी जाती है कि बारिश के आने से पहले, मानसून के शुरू होने से पहले तमाम तैयारियां कर ली जाएं, लेकिन न जाने कितनी ही बारिशें आई और चली गई, आज तक हालात बदल नहीं पाए हैं और झमाझम बारिश के बाद में जल भराव की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाज़ा लगाइए कि लोगों के लिए कितना जीना मुहाल हो चुका होगा। पहले बारिश और अब बारिश के बाद की जो परेशानियां होंगी वो अलग होंगी, क्योंकि आमतौर पर जल भराव के बाद में अब बीमारियां हो जाती हैं, लोगों के साथ में परेशानियां और ज़्यादा बढ़ जाती हैं, लोगों की बीमारी का सबब भी ये बारिश बन जाती है। तो ऐसे में एक तरफ जहां गर्मी से राहत मिलती नजर आ रही है, दूसरी तरफ इस जल भराव के कारण से आफत भी लोगों के लिए। सोचिए, छोटे छोटे बच्चे किस तरीके से इस गंदे पानी में से होकर गुजरने के लिए मजबूर है, क्योंकि अगर घर से बाहर निकलना है तो इस गंदे पानी में से ही होकर गुजरना होगा। ये जो पूरी की पूरी कॉलोनी यूपी के चंदौली की इस वक्त नज़र आ रही है, कि यूपी की चंदौली की जो कॉलोनी है, यहाँ पर आप देखिए चारों तरफ पानी ही पानी है। लोग इस गंदे पानी में से निकलने को मजबूर हैं, बच्चे इसी गंदे पानी में से निकलकर बाहर जा रहे हैं। जाहिर तौर पर बीमारियों का खतरा भी इस कारण से बढ़ जाता है। तो चंदौली में बारिश ने आफत लोगों के लिए बढ़ा दी है और आप देखिए किस तरीके से पानी ही पानी चारों तरफ नज़र आ रहा है लोगों के लिए। अब ये जल भराव की समस्या अब परेशानी का सबब बनी हुई है। देखिए लोग किस तरीके से, जो बच्चे हैं खासतौर पर, आप देखिए किस तरीके से वहाँ इसी पानी में से गुजरते हुए नज़र आ रहे हैं। अब आपको अगर ऑफिस जाना है तो आप इसी गंदे पानी में से होकर गुजरे। सोचिए कि लोग तैयार होकर ऑफिस के लिए निकलते हैं, ऐसे में ज़रा सोचिए कि इस गंदे पानी में से कोई निकलेगा तो कैसे निकलेगा। आप मान लीजिए किसी वाहन पे भी जा रहे, जैसे दुपहिया वाहन पर जा रहे लोग थे, जाहिर तौर पर पानी की छींटें गंदा कर देंगी, तो लोगों के सामने काफ़ी सारी चुनौतियाँ रहती हैं। और ऐसे में कई दफ़ा बारिश में पावर कट हो जाता है और उसकी भी एक वजह होती है, क्योंकि कई दफ़ा खंभों में बिजली के कारण से लोगों की जान भी चली जाती है। तो इस तरह से आपको खुद अपने लिए एहतियात बरतने होंगे। बढ़ते खबरों में आगे बात दिल्ली की, जहां एनडीए के सभी दलों ने व्हिप जारी किया और स्पीकर चुनाव के मद्देनजर सांसदों को व्हिप जारी। सुबह 10:30 बजे तक संसद भवन पहुंचने के निर्देश हैं। तो देखिए, लोकसभा अध्यक्ष पद को लेकर एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच आम सहमति नहीं बनी। नतीजतन अब ये है कि चुनाव होने हैं। ऐसे में एनडीए के सभी दलों को व्हिप जारी, स्पीकर चुनाव के मद्देनजर सांसदों को व्हिप जारी और 10:30 बजे तक पहुंचने का निर्देश दिया गया है। सुबह 10:30 बजे तक संसद भवन पहुंचने के निर्देश हैं और एनडीए की तरफ से ओम बिरला और विपक्ष की तरफ से कांग्रेस सांसद के सुरेश आमने सामने हैं। बुधवार को लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होगा, यानी कि आज चुनाव होगा और इसके लिए दोनों अलायंस की तरफ से व्हिप भी जारी कर दी गई है। दोनों अलायंस की तरफ से अपने सांसदों को स्पीकर के चुनाव में उपस्थित रहने को कहा गया है और चुनाव से पहले भाजपा और कांग्रेस ने अपने अपने विधायकों की अलग अलग मीटिंग भी बुलाई है और मंगलवार को 7 सांसद शपथ नहीं ले पाए, इसलिए स्पीकर के चुनाव में वो हिस्सा नहीं ले पाएंगे। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी है। लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए राजस्थान की कोटा संसदीय सीट से लगातार तीसरी बार जीत कर आए भाजपा के ओम बिरला ने एनडीए की ओर से, जबकि कांग्रेस के केरल से जीत कर आए 8 बार के सांसद के सुरेश ने विपक्ष की ओर से नामांकन दायर किया है। हालांकि नामांकन के बाद टीएमसी ने कांग्रेस की आलोचना की और इसे कांग्रेस का एक तरफा फैसला करार दिया। हालांकि दोनों के दलों की तरफ से व्हिप जारी किया गया है, सभी सांसदों को मौजूद रहने को कहा गया है। तो एनडीए के सभी दलों ने व्हिप जारी किया और स्पीकर चुनाव के मद्देनजर सांसदों को व्हिप जारी। सुबह 10:30 बजे तक संसद भवन पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। तो स्पीकर पद पर रार और आज होगा चुनाव। बात अगर ओम बिरला की करें तो उम्मीदवारी की 5 प्रमुख वजह है। बिरला ने पिछले 5 वर्ष में जिस तरह से सदन संचालित किया है वो पिछले अध्यक्षों से बेहतर भी रहा है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको इस बीच बताएंगे। दिल्ली से ही कांग्रेस ने सांसदों को जारी किया है व्हिप। स्पीकर चुनाव के मद्देनजर सांसदों को ये व्हिप जारी किया गया है। कांग्रेस ने सभी सांसदों को मौजूद रहने को निर्देश इसमें दिया गया है। तो दोनों ही गठबंधन की तरफ से सांसदों को व्हिप जारी किया गया है और सभी सांसदों को मौजूद रहने के निर्देश इस व्हिप के जरिए
कांग्रेस ने सांसदों को व्हिप जारी किया, तो ये बड़ी जानकारी है। 5 दशक में आज पहली बार लोकसभा अध्यक्ष के लिए मतदान होना है और ऐसे में आज का दिन बेहद खास है। दोनों ही गठबंधन की तरफ से सभी सांसदों को मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने भी सांसदों को व्हिप जारी करते हुए मौजूद रहने के निर्देश दिए हैं। तो 5 दशक में अब ये पहली बार ऐसा मौका होगा जब लोकसभा अध्यक्ष के लिए आज मतदान होना है। सत्ता पक्ष की तरफ से ओम बिरला ने नामांकन किया है, विपक्ष ने सुरेश को बनाया है प्रत्याशी। और देखिए, इस बीच वाईएसआरसीपी ने कहा है कि वो ओम बिरला का समर्थन करने जा रही है, एनडीए का समर्थन करेगी जगन की पार्टी। और लोकसभा में वाईएसआरसीपी के 4 सांसद हैं, ऐसे में समर्थन करने के लिए कह दिया है। 11 बजे वोटिंग होगी, ऐसे में देखना ये महत्वपूर्ण होगा कि क्या कुछ इस वोटिंग में निकलकर सामने आता है। फिलहाल ओम बिरला और के सुरेश आमने सामने नजर आने वाले लोकसभा स्पीकर पद के लिए सत्ता पक्ष एनडीए के प्रत्याशी है ओम बिरला, वहीं इंडिया की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से यहाँ पर के सुरेश का नाम सामने दिया गया है। हालांकि पहले ये नहीं था कि स्पीकर पद के लिए दावेदारी दी जाएगी इंडी गठबंधन के द्वारा, लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रोटेम स्पीकर, डिप्टी स्पीकर की मांग लगातार की जा रही थी। ऐसे में जब पक्ष ने यानी कि सत्ता ने उस डिमांड को नहीं माना, तब उसके बाद में ये डिसाइड हुआ कि जो स्पीकर पद है उसके लिए उम्मीदवार उतारा जाएगा। पूजा, तो देखिए, पहले डिप्टी स्पीकर की जो मांग लगातार की जा रही थी कि आप डिप्टी स्पीकर हमको दीजिए तो हम आपका समर्थन करेंगे। राहुल गांधी ने भी कल इसी बात का जिक्र किया कि अगर आप डिप्टी स्पीकर हमें देते हैं, क्योंकि देखिए इस बार अब लोकतंत्र में जो संसद की इस बार तस्वीर है वो बदली से नजर आ रही है इस बार, क्योंकि देखिए एक मजबूत विपक्ष है। तो ऐसे में विपक्षी पार्टियां भी लगातार, खासतौर पर आप देख रहे हैं कांग्रेस की अगर बात करते हैं तो घेराबंदी पहले दिन से ही की जा रही है। लेकिन एक बड़ी बात यह भी है कि पहले भी विपक्ष की डिप्टी स्पीकर के पद देने की जो परंपरा है वो टूट चुकी है। 1977 की बात करते हैं, पहली बार विपक्ष को दिया गया था लोकसभा के डिप्टी स्पीकर का पद। तो आज़ादी के बाद 1952 में देश में पहला आम चुनाव हुआ, उस दौरान डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को देने की कोई परंपरा नहीं थी। इस चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली, सीपीआई दूसरे, नरेंद्र देव की सोशलिस्ट पार्टी तीसरे नंबर पर रही थी। जब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर बनाने की बारी आई तो कांग्रेस ने दोनों पद अपने पास रख लिए और ये सिलसिला साल 1977 तक चला। 1977 तक डिप्टी स्पीकर का पद कांग्रेस और उसके सहयोगियों के ही पास रहा। पहली बार 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। मधुलिमेय और समर गुहा ने लोकसभा के संतुलन का हवाला देते डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को देने की वकालत यहां पर की और तब से फिर यह सिलसिला शुरू हुआ। आगे बढ़ते हुए बात होगी आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू की। 2 दिवसीय दौरा है उनका, आज से अपने निर्वाचन क्षेत्र कुप्पम जाएंगे चंद्रबाबू नायडू। कुप्पम क्षेत्र से लगातार 8वीं बार जीते सीएम चंद्रबाबू नायडू। तो देखिए, तो चंद्रबाबू नायडू लगातार 8वीं बार अब जीते हैं यहाँ से। तो अपनी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी कुप्पम में लगातार 8वीं बार जीत मिलने के बाद में अब पहुँच रहे हैं चंद्रबाबू नायडू। तो लगातार 8वीं बार आंध्र प्रदेश के सीएम जो नायडू हैं वो जीते, कुप्पम क्षेत्र से लगातार 8वीं बार जीते और अब ऐसे में अपनी जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है कुप्पम, वहाँ के लोगों के बीच में पहुँचेंगे। और जाहिर तौर पर किसी भी नेता को, जब जनता उनको बार बार साथ दे रही है, उनका समर्थन कर रही है और वहाँ से उनको जिता रही है, तो ये किसी भी नेता की जिम्मेदारी बनती है नैतिक तौर पर कि वो अपने लोगों के बीच में जाए और उनका धन्यवाद अदा करे। तो चंद्रबाबू नायडू, उनका 2 दिवसीय कुप्पम दौरा रहेगा। कुप्पम से 8वीं बार लगातार वो चुनाव जीते हैं और ऐसे में वो कुप्पम पहुंच रहे हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, कुप्पम में आज अपने लोगों के बीच में सीएम नायडू जाएंगे। लगातार 8वीं बार उनको कुप्पम से जीत मिली है। 2 दिवसीय उनका कुप्पम दौरा रहने वाला है। और बढ़ते खबरों में आगे, मध्य प्रदेश सरकार नहीं भरेगी मंत्रियों का इनकम टैक्स। मोहन कैबिनेट ने 52 साल पुराना नियम बदल दिया है। अखबारों में भी इसका जिक्र है। सरकार ने 1972 का नियम बदल दिया है और एमपी में मंत्रियों का इनकम टैक्स अब प्रदेश सरकार जमा नहीं करेगी। इसका भुगतान अब मंत्री ही करेगी और सरकार ने 1972 का नियम बदल दिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट ने मंगलवार को यह फैसला किया है और बैठक में सीएम डॉक्टर यादव ने इसका सुझाव भी रखा है। देखिए, अगर अखबारों का जिक्र करें यहाँ तो लिखा गया है कि मध्य प्रदेश में मंत्रियों का इनकम टैक्स अब सरकार जमा नहीं करेगी। इसका भुगतान अब मंत्री को ही करना पड़ेगा। सरकार ने 1972 का नियम बदल दिया है। नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि सीएम ने बैठक में कहा है कि मंत्रियों को मिलने वाले भत्ते पर लगने वाला इनकम टैक्स राज्य सरकार देती है और इसमें सुधार किया जाना चाहिए। और इसके बाद सभी ने सीएम के प्रस्ताव पर सहमति दी और इससे संबंधित अधिनियम समाप्त कर मंत्रियों के भत्ते पर लगने वाला इनकम टैक्स सरकार से जमा कराने की व्यवस्था खत्म करने को कहा है। इसके बाद अब
मुख्यमंत्री ने ये लेकर पूरी जानकारी दी है। आपको बताते चलें कि 52 साल का पुराना जो मोहन कैबिनेट ने 52 साल पुराना जो नियम है वो बदल दिया है। और देखिए इसमें ये भी जानकारी दी गई है। मंत्री विजय वर्गीय ने कहा है कि जेल सुधार में कैसे सुविधाएं बढ़ाई जाए और कैदियों को रोजगार से जोड़ा जाए, इस दिशा में भी सरकार जो जल्द है वो विधानसभा में विधेयक लाएगी। तो ये पूरी जानकारी साझा की गई है। 1972 का नियम बदल दिया गया है। और अब चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। पॉश एक्सीडेंट केस से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। नाबालिग को जमानत इसमें मिल गई है। आरोपी की उम्र नजरअंदाज नहीं कर सकते, ये बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है। अपराध चाहे कितना भी गंभीर हो, उम्र का ध्यान रखना भी जरूरी है, बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से ये कहा गया। दरअसल ये पूरा मामला है पुणे पोस्ट एक्सीडेंट से जुड़ा हुआ, जिसमें बॉम्बे हाईकोर्ट ने आरोपी नाबालिग को जमानत दे दी है, साथ ही उसे बाल सुधार गृह से तुरंत रिहा करने का भी आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि हमें आरोपी के साथ वैसा ही पेश आना होगा जैसा हम कानून का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ पेश आते हैं। तो ये पूरा मामला था जिसमें नाबालिग गाड़ी चला रहा था और उसने 2 लोगों को कुचल दिया था। दोनों ही इंजीनियर थे, मध्य प्रदेश के वो रहने वाले थे। इस पूरे मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, कई सारी परतें इसमें खुलकर सामने आई। परिवार वाले भी इसमें इन्वॉल्व थे, उसका दादा इन्वॉल्व था, उसकी माँ इन्वॉल्व थी। धीरे धीरे इस पूरे मामले में जांच आगे बढ़ी और अब नाबालिग को जमानत इस पूरे मामले में मिल गई है। और अब बात कर लेते हैं नीट पेपर लीक मामले की, जिसमें 4 राज्यों से कुल मिलाकर 26 गिरफ्तारियां हुई हैं। 8 आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दी गई है। वहीं मास्टरमाइंड संजीव मुखिया अभी फरार बताया जा रहा है, जिसको लगातार ढूंढने के लिए पुलिस कोशिश कर रही है। नीट पेपर लीक के मामले में 8 आरोपियों की जमानत याचिका पर कल पटना एडीजी 5 कोर्ट में सुनवाई हुई। और इस बीच कोर्ट में सरकारी वकील ने बताया कि ये केस अब सीबीआई के पास में चला गया है, जिस पर कोर्ट ने कहा कि इसकी जानकारी ऑर्डर पेपर के साथ में दी जाए। तो देखिए कुल मिलाकर जो गिरफ्तारियों का दौर है वो लगातार जारी है और कई सारे राज्यों के कनेक्शन अब सामने आ रहे हैं। सबसे पहले बिहार से मामला निकलकर सामने आता है, उसके बाद तार झारखंड से जुड़ते हैं, फिर उसके बाद दिल्ली से होते हुए अब तार महाराष्ट्र में भी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि नेक्सस काफी बड़ा है, ऐसे में सख्त कार्रवाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब सीबीआई की भी एंट्री हो चुकी है। देखना महत्वपूर्ण कि आगे कितनी गिरफ्तारियां होती हैं और कितने राज्यों का और कनेक्शन इस पूरे मामले में सामने आता है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। बात होगी जोधपुर की। सोशल मीडिया कमेंट से व्लॉगर परेशान। व्लॉगर ने बुजुर्ग का वीडियो वायरल किया था और इसी अगर मामले की बात करते हैं तो देखिए कबाड़ी वाले वृद्ध ने की थी आत्महत्या। पेड़ से फंदा लगाकर कबाड़ी वाले ने किया था सुसाइड। जोधपुर में सोशल मीडिया पर वीडियो को लेकर मजाक बनाने से परेशान बुजुर्ग ने सुसाइड कर लिया। अब उनका वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने वाला इंस्टाग्राम ब्लॉगर यूजर्स के निशाने पर है। वे उसे बुजुर्ग की मौत का जिम्मेदार बताते हुए सोशल मीडिया पर कमेंट कर रहे हैं, जिससे वो परेशान हो रहा है। देखिए आमतौर पर आपने देखा होगा कई लोगों की ऐसी ज़िंदगी जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ब्लॉगर्स होते हैं उनके कारण से बदल भी जाती है, लेकिन कुछ लोगों की ज़िंदगी पर ये बदलाव इतना ज़्यादा भारी पड़ जाता है कि यहाँ देखिए ये जो शख्स है, एक शब्द का इस्तेमाल किया गया था और वो उस पूरे वीडियो के अंदर उस शब्द का इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद इस बुजुर्ग के साथ में बार बार जो लोग थे वो शब्द पास ऑन करके जा रहे थे। उसे इतना एतराज़ हुआ उस शब्द पर कि उसने फांसी का फंदा ही लगा लिया। पेड़ पर लटका उसका शव मिला, जिसके बाद से अब जिस ब्लॉगर ने उसका वो वीडियो पोस्ट किया था वो लोगों के निशाने पर आ चुका है और लोग उसे बार बार अब कोस रहे हैं और उसी को ही उस वृद्ध की मौत का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। लेकिन देखिए आमतौर पर कई केसेस में ऐसा भी हुआ कि रातों रात लोगों की ज़िंदगियां बदल गई ऐसे ही व्लॉगर्स के वीडियो पोस्ट करने के कारण। उनको काम मिलने लगा, कई लोगों को बहुत सारा सपोर्ट भी मिला, लेकिन इस मामले में उस शख्स की जान चली गई। बढ़ते खबरों में आके एसएससी सीजीएल की भर्तियों के लिए आवेदन शुरू और 17,727 भर्तियों के लिए आवेदन शुरू। भारतीय एविएशन सर्विसेज में वैकेंसी और 12वीं पास के लिए 3,508 वैकेंसी है इसमें। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। एसएससी सीजीएल की भर्तियों के लिए आवेदन शुरू और 17,727 भर्तियों के लिए आवेदन शुरू। भारतीय एविएशन सर्विसेज के लिए वैकेंसी है और 12वीं पास के लिए 3,508 वैकेंसीज है। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको इस बीच बताएंगे। कांग्रेस ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस नेताओं के साथ दिल्ली में एक समीक्षात्मक बैठक हुई। इसमें कांग्रेस ने कहा कि एमवीए घटक दलों के साथ ही चुनाव लड़ेंगे। खड़गे ने पार्टी नेताओं से संयुक्त रणनीति बनाने को भी कहा है। तो अब बहुत कम समय रह गया है विधानसभा चुनाव में और ऐसे में अब हर पार्टी एक्शन मोड में महाराष्ट्र में नजर आने लगी है और ऐसे में एक बैठक हुई। कांग्रेस ने कहा कि तैयारियां शुरू। कांग्रेस नेताओं के साथ दिल्ली में ये समीक्षात्मक बैठक कल हुई। एमवीए घटक दलों के साथ ही चुनाव लड़ेंगे, ये कांग्रेस ने साफ कर दिया है।
और देखिए इस बीच अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी बड़ी खबर फ्लोरिडा से, जहां पर एक शख्स के घर पर अंतरिक्ष का मलबा गिरा है। दरअसल मलबे ने घर की छत की 2 परतों में छेद किया है और ये तस्वीर आपकी स्क्रीन पर। संपत्ति और मानसिक पीड़ा, मुआवजा की मांग अब इस व्यक्ति के द्वारा की जा रही है। नासा से मुआवजा मांग रहा है पूरा परिवार। अमेरिका के फ्लोरिडा में इस साल की शुरुआत में ही अंतरिक्ष मलबे की चपेट में आने वाला एक परिवार अपनी संपत्ति के नुकसान और मानसिक पीड़ा के लिए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा से मुआवजे की मांग कर रहा है। नेपल्स में रहने वाले इस अलेजेंड्रो ओटेरो के घर की छत पर मार्च के महीने में धातु की कोई वस्तु गिरी थी, जिसका वजन 1.6 पाउंड बताया जा रहा है। धातु की वस्तु ने छत की 2 परतों में छेद किया और वो घर के अंदर जा गिरी, जिसकी वजह से न केवल जो संपत्ति है उसका नुकसान इस परिवार को हुआ है, बल्कि मेंटली भी परेशानी इस परिवार को झेलनी पड़ी। और इसी को लेकर अब मुआवजे की मांग उठाई जा रही है, क्योंकि परिवार घर में इस बीच नहीं किसी को अंदाजा होता है कि कब इस तरीके से मलबा आके नीचे गिर जाए और ये मलबा स्पेस से आकर छत में छेद करता हुआ घर में घुस गया, जिसके बाद मुआवजा यानी कंपनसेशन मांगा जा रहा है। और गांधीनगर में दिन दहाड़े अधिकारी को किडनैप कर लिया गया। गुजरात में एक क्लास 1 अफसर की किडनैपिंग। सरकारी अफसर छुट्टी पर अपने घर पहुंचे थे और 50 लाख रुपए की फिरौती की अब मांग की जा रही है। पुलिस ने अफसर को सुरक्षित छुड़ाया। क्लास 1 के ऑफिसर गांधीनगर अपने घर छुट्टी पर पहुंचे थे। इसके बाद वो किसी काम के सिलसिले में हिम्मतनगर के लिए निकले। गियोड के पास पहुंचे तभी उनका अपहरण हुआ। किडनैपर्स अफसर को महसाणा और गांधीनगर में घुमाते रहे। उन्होंने शाम 5 बजे तक 50 लाख रुपए की डिमांड की। ऐसा ना होने पर जान से मारने की धमकी दी। इस हाई प्रोफाइल मामले में पुलिस की एंट्री के बाद अफसर को सुरक्षित छुड़ाया गया। अफसर की पहचान रवणलाल बसावा के तौर पर हुई है। तो सोचिए कि अधिकारी भी सुरक्षित नहीं है, अधिकारी को ही किडनैप कर लेगा, वो भी क्लास 1 ऑफिसर। बढ़ते खबरों में आगे और खबर सोनप्रयाग से, जहां सोनप्रयाग में ट्रैकर्स का रेस्क्यू जारी। एसडीआरएफ की टीम कर रही है रेस्क्यू। 4 ट्रैकर्स के लापता होने की खबर है, तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे। सोनप्रयाग में ट्रैकर्स का रेस्क्यू जारी है और एसडीआरएफ की टीम फिलहाल रेस्क्यू कर रही है। ये देखिए रेस्क्यू करते हुए तस्वीर भी निकलकर सामने आई है। तो सोनप्रयाग से ये खबर आपको बता रहे, जहाँ सोनप्रयाग में ट्रैकर्स को लेकर लगातार जो है वो एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही। 4 ट्रैकर्स के लापता होने की खबर है। तो सोनप्रयाग से ये बड़ी जानकारी, जहां 4 ट्रैकर्स के लापता होने की खबर। फिलहाल ट्रैकर्स को ढूंढने की कोशिश लगातार की जा रही है। तो ये बड़ी खबर, जहां ट्रैकर्स को लगातार ढूंढने की कोशिश। और ये देखिए तस्वीरें भी निकलकर सामने आई है, किस तरह से ट्रैकर्स को एसडीआरएफ की टीम वहां पर ढूंढते हुए नजर आ रहे। 4 ट्रैकर्स जिसके लापता होने की खबर है, फिलहाल उनकी तलाश की जा रही है। अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। तो सोनप्रयाग से ये बड़ी खबर, जहां 4 ट्रैकर्स को लगातार खोजने का काम जारी है। एसडीआरएफ की टीम वहां पर मौजूद है और लगातार ट्रैकर्स को वहां पर खोजने का काम किया जा रहा है। तो 4 ट्रैकर जो कि फिलहाल लापता हैं और सोनप्रयाग में ट्रैकर्स का रेस्क्यू जारी है। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, एसडीआरएफ की टीम किस तरह से यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चला रही है।